बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन में लेक्चर नंबर 6 हाफ लाइफ को डिस्कस करना है और आपके सामने अंजुम मजीद ख्वाजा हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले चैप्टर में इनफैक्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी और उसमें से जो थी 3 डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन थी जिनमें अल्फा बीटा गैमा, उसको हमने स्टडी किया था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मैंने कहा था कि हमारी इस दुनिया में अभी तक 3000 ऐसे एटम्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, या तो डिस्कवर हो चुके हैं या बनाए जा चुके हैं। यानी हम बनाते कैसे हैं, उनमें या तो हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करके, या फिर अल्फा बीटा गैमा की जो बम्बार्डमेंट करके हम एटम्स को एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट करते हैं, यानी दूसरा एटम बनाने की कोशिश करते हैं। तो तकरीबन 3000 ऐसे एटम्स हैं जो हमारी इस अभी तक जो है हमारे डिस्कवर या बनाए जा चुके हैं। उनमें से 257 स्टेबल है जबकि बाकी सारे अनस्टेबल है। और मैंने अनस्टेबल एटम्स के बारे में बताया था कि ये वो एटम होते हैं जो एक्चुअली एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो रहे होते हैं। दे कीप ऑन रेडिएटिंग देमसेल्व्स, वो खुद ब खुद रेडिएशन को निकाल रहे होते हैं और रेडिएशन को निकालते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, अल्फा बीटा गैमा निकालते ही अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और उसी स्टेबिलिटी में क्या होता है, वो अपनी शख्सियत को खो देते हैं और किसी और एटम में चेंज हो जाते हैं। इसकी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल जैसे रेडियम की दी थी। मैंने कहा था रेडियम में से अगर अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो वो फिर रेडियम नहीं रहेगा, वो फिर रेडॉन हो जाएगा। अगर रेडॉन में से भी अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो वो मजीद आपका जो है वो रेडॉन नहीं रहने वाला, वो फिर पोलोनियम बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको जैसे ये बताया कि कार्बन 14 में से अगर बीटा निकल जाता है तो वो फिर कार्बन 14 नहीं रहता, वो नाइट्रोजन बन जाता है। आपने बड़े अच्छे तरीके से आई एम श्योर उन लेक्चर्स को देखा होगा और आपने देखा होगा कि एक एटम जो है वो अपनी शख्सियत को खोकर दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है हमारे पास। इनको अनस्टेबल पार्टिकल्स कहा जाता है। वो अनस्टेबल पार्टिकल अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं और आखिरकार एक टाइम आता है जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं, वो उन 257 एटम्स में आ जाते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि हाफ लाइफ क्या होती है। स्टूडेंट्स, एक बात मैंने और भी डिस्कस की थी। मैंने कहा था ये रेडिएशन जो होती है, ये जो आपकी रेडिएशन निकल रही है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, ये स्पॉन्टेनियसली निकलती है। यानी ऐसा हो सकता है आज 20 रेडिएशन निकल जाए, कल 30 निकले, फिर एक दिन कुछ भी ना निकले, फिर 100 निकले। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद ही होता है। इसके बारे में आप कभी भी एग्जैक्ट गैस नहीं कर सकते। तो फिर चूंकि हम इसको गैस नहीं कर सकते तो फिर हमने एक नई टर्म को अंडरस्टैंड करना होता है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी आप यहां से एग्जांपल लें, फर्ज करें आपने इस वक्त 200 चूहे पाले, एक खास जार, एक खास पिंजरे में रखा हुआ उनको, चूहों को, सब मेल चूहे आपने, एक 200 चूहे आपने एक पिंजरे में रखे और आप उनको फीड भी करते हैं, आप उनको सब कुछ देते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि एक दिन जो है वो चूहे 2 मर गए, तो अब 198 रह गए। अगले दिन चूहे बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। तीसरे दिन जाके वही जो चूहे उनमें से 10 मर गए, यानी स्पॉन्टेनियसली मरे। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई किस रेट से चूहे मर रहे हैं, आप तो उस चीज को गैस ही नहीं कर सकेंगे। ऑब्वियसली किसी दिन वो मर रहे हैं, किसी दिन नहीं मर रहे, और आखिरकार आपको ये पता चलता है कि नियरली 50 डेज में वो 200 की बजाय 100 रह गए, बाकी सब मर चुके हैं। तो आप ये अब उस बंदे को ये जवाब देने में कामयाब जाते हैं, क्योंकि अब आपको एक एवरेज समझ आ जाती है। आप कहते हैं जी कि मुझे ये तो नहीं पता कि डेली कितने मर रहे हैं, मुझे ये पता है कि हर 50 दिन के बाद चूहों की तादाद आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी चूंकि 50 दिनों बाद 100 मर गए थे, 100 जिंदा थे, तो वो आपने ये इस तरह कह दिया। ये एटम्स में भी ऐसा ही होता है। अगर फर्ज करो आपके पास 10 अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं और एक दिन में एक स्टेबल हो गया, मतलब चेंज हो गया अपने एटम से किसी और एटम में, तो अब आपके पास 9 रह गए।
और अगले दिन जब डिकेइंग प्रोसेस हुआ तो दो और जो है वो क्या कहते हैं उनमें से रेडिएशन बाहर निकल गई। तो अब आपके पास कितने रह गए? 7 रह गए। और उससे अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ, उससे अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, उससे अगले दिन फिर 2 और चले गए, तो अब आपके पास 5 रह गए। तो आपने ये कह दिया, ये अगर ये 6 दिन बनते थे कि 6 दिन इनकी हाफ लाइफ थी, यानी 6 दिन में ये एटम जो थे इनके आधे एटम डिके होके जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा चुके और आधे अभी भी बाकी हैं। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ एक्चुअली वो टाइम होता है जिसमें एटम्स जितने भी हैं वो रिड्यूस होके हमारे पास 1/2 हो जाते हैं। सो हाफ लाइफ इज अ टाइम during which atoms reduced to 1/2 हो जाते हैं। यानी वो टाइम जिसमें एटम्स जो हैं वो आपके डिसइंटीग्रेट होके डीके होके आधे बाकी बच जाते हैं, बाकी आधे जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और इसको हाफ लाइफ को T1/2 से जाहिर कहता है, हाफ लाइफ इसको कहा जाता है। यानी ये इस चीज से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी यूनिट हमारे पास सेकंड्स होती है, क्योंकि टाइम है, टाइम की यूनिट आप लोगों को पता है सेकंड्स है, तो इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। अब हम जरा किसी और तरीके से इसको लेके चलते हैं। आप कार्बन के हवाले से स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं, कार्बन के आमतौर पे 2 आइसोटोप्स होते हैं। इनमें एक आइसोटोप है हमारे पास कार्बन 14 वाला, 14(6) वाला आइसोटोप। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ये क्योंकि आमतौर पे मैंने ये बताया हुआ है, अगर आपको पिछले सारे लेक्चर्स याद हो, कि ऐसे तमाम एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो वो रेडिएशन को निकालते रहते हैं, लेकिन ये 82 से कम वाला है। तो कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं बच्चों कि जो जिनके 82 से कम होते हैं लेकिन वो फिर भी रेडिएशन निकालते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू स्टेबल पार्टिकल्स। तो कार्बन 14 एक अनस्टेबल पार्टिकल है, ये रेडियो आइसोटोप भी है। अगर फर्ज करें हमारे पास कार्बन 14 इस वक्त जी 100 मौजूद है, यानी टोटल जो हमारे पास एग्जिस्टेंस है एंड नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास 100 है इस वक्त। और याद रखें इनकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ कहते हैं कि वो टाइम जिसमें ये पार्टिकल्स आधे हो जाएं, तो वो इनकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स, यानी इतने साल में वो आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। सो आप जैसे ही पहले इतने साल गुजरेंगे, यानी इतने टाइम के बाद जो एटम आपके पास बच जाएगा वो 50 बच जाएगा, यानी पहली दफा ऐसा हुआ। मजीद जब 5730 ईयर्स गुजरेंगे, यानी आपका टाइम पहले तो गुजरा ये, यानी ये टाइम गुजरा एक, अब दूसरा टाइम जब गुजरा मजीद 5730 ईयर्स लगे, यानी अगर इसमें 5730 ऐड कर लो तो ये 11460 बनता है। 11460 साल बाद, ईयर्स के बाद, तो ये हमारे मजीद आधे, यानी 50 की बजाय अब हमारे पास कितने बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे हमारे पास। मजीद इतना टाइम 5730 ईयर्स जब मजीद आगे लगेंगे तो ये इनका भी हाफ हो जाएगा। सो कीप ऑन जस्ट डिवाइडिंग बाय 2, यानी ये मजीद 2 से डिवाइड होके आधा होके, तो एक टाइम आता है हमारे पास कि जब इनकी तादाद ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। हर एक की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है, उनके कुछ फार्मूला, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम उनको मैयर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये हाफ लाइफ का समझ आ गया होगा। फर्ज करें कि एक पार्टिकल है, उसकी हाफ लाइफ 2 मिनट है, छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास हमारे पास इस वक्त 64 पार्टिकल्स पड़े हुए। 2 मिनट्स बाद 32 रह जाते हैं क्योंकि आधे हो जाएंगे। फिर 2 मिनट्स बाद, यानी 4 मिनट के बाद, वो उसका भी आधा 16 रह जाएगा। मजीद 2 मिनट्स यानी 6 मिनट्स के बाद 16 का आधा 8 रह जाएगा। फिर 2 मिनट्स बाद वो 4 रह जाएगा। 2 मिनट्स बाद फिर आपका 2 रह जाएगा। 2 मिनट्स बाद 1। यूं ये आपके जो है ग्रेजुअली कम होना शुरू होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जो हो चुके हैं डिसइंटीग्रेट, दे गो इनटू स्टेबिलिटी, वो सीधा सीधा हमारे पास किसके पास चले जाते हैं? स्टेबिलिटी के
पास चले जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं चाहूंगा आपको थोड़ा सा ग्राफ से भी समझाऊं और उसके बाद इनके फॉर्मूला को भी समझाने की कोशिश करूं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने यूजिंग एन इक्वेशन, अब हम एक मॉडल के जरिए, यानी रेडियो एक्टिव डिके है, मॉडल के जरिए हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राफ को भी समझें और इस ग्राफ के जरिए हम एक रिजल्ट निकालें और रिजल्ट के साथ साथ हम एक इक्वेशन निकालें जो कि एक्चुअली इस पूरे रिजल्ट के लिए जो है वो सफिशिएंट हो और यूं हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी आ जाए। आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें ये टेक्टिनियम का ग्राफ है। टेक्टिनियम पार्टिकल हमारे पास मौजूद है और वो उसमें से बीटा डिके होती है। तो मैंने कहा था जब डिके हो तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में शिफ्ट होता है। तो टेक्टिनियम में से अगर बीटा डिके हो जाए बच्चों तो वो हमारे पास रुथीनियम में चला जाता है। ये कन्वर्जन ऑफ टेक्टिनियम टू रुथीनियम, यानी रुथीनियम में हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास एक्स एक्सिस है हाफ लाइफ का, यानी पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ और ये हमारे पास है चौथी हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ है और सैंपल की परसेंटेज दी हुई है। जैसे ये परसेंटेज दी है, जैसे टोटल परसेंटेज 100% पार्टिकल यहां था, 50% पार्टिकल कब रह गया, फिर मजीद 50% कम, मतलब 50% कम हुआ, 25%, मजीद 50% कम हुआ तो मजीद यहाँ 50% और कम होगा। यानी ये हमने एक ऐसा बनाया कि फर्ज करो अगर हमारे पास 100 ग्राम का टेक्टिनियम था या 100 नंबर ऑफ एटम से टेक्टिनियम के, तो 50 का ब्रेक, 50 का आधा 25 होता है, 25 का ब्रेक, कितनी हाफ लाइफ गुजरी। आपको ये बात तो पता चल चुकी है कि हर हाफ लाइफ के गुजरने के साथ जो पार्टिकल्स की पिछली अमाउंट थी अगली अमाउंट के साथ वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी अगर 100 पार्टिकल थे, एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो 50 रह जाएंगे, अगली हाफ लाइफ गुजरेगी 50 का हाफ 25 रह जाएगा, अगली हाफ लाइफ गुजरेगी तो मजीद 50 का हाफ हो जाएगा, 25 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 12.5। यूं हमारे पास ये कम होती जाती है। देखिए जब पार्टिकल अपनी असली हालत में था, यानी असली हालत में एन नॉट हालत में था, यानी जब पार्टिकल हमारे पास एन नॉट ओरिजिनल हालत में था तो वो 100% था, एग्जाम्पल, या 100 था, ठीक है। और एन नॉट उस वक्त था, उस वक्त कोई हाफ लाइफ नहीं गुजरी थी ये। अब जब पहली हाफ लाइफ गुजरी तो 100% का आधा रह गया, ये देखिए हाफ। अब मजीद दूसरी हाफ लाइफ गुजरी, अब 50 का आधा 25 हो जाएगा, ये रह गया हमारे पास। अब मजीद हाफ लाइफ गुजरी, ये देखिए उसका आधा 12.5 रह जाएगा, और मजीद हाफ लाइफ गुजरी उसका आधा 6.25 रह जाएगा। यानी इट्स कीप ऑन जस्ट डिवाइडिंग बाय 2, यानी डिवाइड बाय 2 से ये होता जा रहा है। यानी अगर मैं इसको यूं लिखूं कि आपका जो जब पहली हाफ लाइफ गुजरी तो जो एटम थे वो टोटल ओरिजिनल एटम का आधा हो गए। ओरिजिनल एटम थे एन नॉट, उसका आधा हो गए। यानी फर्ज करो, एग्जांपल देता हूं कि अगर ओरिजिनल एटम हमारे पास 100 है, ठीक है, तो इसको आधा करो तो कितने रह गए, N1 हमारे पास 50 रह गए, 50 रह गए। तो ये पहली जब गुजरी तो हुआ, यानी ये एटम हमारे पास पहली हाफ लाइफ गुजरे। जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी बच्चों तो ये जो रह गए थे ना, अब उसका भी आधा हो गया, मजीद आधा, यानी ये पहले ही आधा हो गया था 50, उसका मजीद आधा हो गया, यानी 1/4 एन नॉट हो गया। ये दूसरी बात आई, ये जब दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो हमारे पास ऐसा हुआ। इसी तरह जब तीसरी हाफ लाइफ बच्चों गुजरती है तो ये जो आधा हो चुका है 1/4, इसका मजीद आधा हो गया, यानी 1/8 एन नॉट हो गया हमारे पास। तो इसी तरह अगर हमारी चौथी हाफ लाइफ गुजरती है, फोर्थ हाफ लाइफ, तो ये जो 1/8 हो गया था, यानी 1/2 1/2 1/2, इसका मजीद आधा हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/2 हो जाएगा हमारे पास, जिसको हम 1/16 कह सकते हैं। सो आपने ये देखा कि एक्सपोनेंशियल रेट से ये कम होता जा रहा है। इस रेट को एक्सपोनेंशियल रेट कहते हैं, जब या तो किसी पावर में बढ़ रहा हो, जैसे टाइम्स में बढ़ रहा हो, जैसे अगर कोई चीज 1 है तो वो डबल हो जाती है 2, फिर उसका डबल 4, उसका डबल 8, उसका डबल 16, उसका 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, ये इस 2048 सॉरी। तो इस तरह ये डबल हो रही है, या फिर उसी तरह आधी हो रही हो।
जैसे फर्स्ट को 1024 है, उसका हाफ 512 हो जाए, हाफ 256, हाफ हमारे पास 128, 128, हाफ 64, देन हाफ 32, देन 16, देन 8। इसको एक्सपोनेंशियल रेट कहते होते हैं। तो आपका ये जो हाफ लाइफ है ये एक्सपोनेंशियल रेट पे चल रही होती है। ये कभी भी ग्राफ आपका जीरो के साथ टच नहीं होता, क्योंकि जब भी आप 2 से डिवाइड करते जाए किसी चीज को, कभी भी आप जीरो के पास नहीं पहुंच सकते। ये यानी ये ग्राफ आपका यही साथ 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 रहता ही है। ये लिमिट हमारे पास जीरो तक जाती है, लेकिन जीरो को एग्जैक्ट टच नहीं होती है हमारे पास। सो बच्चों, इन तमाम चीजों से हमने एक फार्मूला अखज किया। आपने देखा यहाँ 1 टाइम 1/2 आया था, यहाँ 2 टाइम्स 1/2 आया था। ये देखें, यहाँ 1 टाइम आया था 1/2, यहाँ 2 टाइम्स आया था, यहाँ 3 टाइम्स आया था, यहाँ 4 टाइम्स। यानी जितनी हाफ लाइफ गुजरती है उतने टाइम्स हमारे पास 1/2 में इजाफा होता जा रहा है। यानी जब हाफ लाइफ ना गुजरती पहली दफा, तो 1/2 में कोई इजाफा ना होता, एन नॉट ही होता हमारे पास एन नॉट ही होता। यानी यहाँ 1/2 0 टाइम्स है, यहाँ 1/2 1 टाइम है जब पहली हाफ लाइफ गुजरी, जब दूसरी गुजरी 2 टाइम्स है हमारे पास, तीसरी गुजरी 3 टाइम्स है, चौथी गुजरी 4 टाइम्स है। तो हम इस फॉर्मूला यूं बना लेते हैं इस फॉर्मूले से कि एन जो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट है वो हमारे पास होता है 1/2 की पावर n और n नॉट। यूं हम फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि जब पहली हाफ लाइफ गुजरती है तो 1 टाइम होता है, दूसरी 2 टाइम, तीसरी 3 टाइम, चौथी 4 टाइम, 10वीं 10 टाइम हो जाएगा, 100वीं 100 टाइम हो जाएगा, 1000 टाइम अगर 1000वीं हो गया। सो अगर nth टाइम हमने रखा तो n रख लेते हैं। हम फॉर्मूला बनाते हैं n, जिसमें जो हमारे पास n है ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। हाफ लाइव्स हमारे पास कितनी हाफ लाइव्स हमारे पास होती हैं, ये उसकी टोटल तादाद है। एक हाफ लाइफ के लिए 1 लगाना, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, और आप इस तरह ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला, यानी जितने एटम्स रह गए ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास एक प्रॉपर शेप में बन गया। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सो फार इन तमाम चीजों की समझ आ गई होगी। अगर हम इसको मजीद ले चलें, देखें n1 की पावर, ये देखें n1 की पावर भी n हो जाएगा और 2 की पावर भी n हो जाएगा। तो ये हमारे पास n नॉट 1 की पावर, तो बच्चों जो भी हो 1 ही आंसर देती है। 1 की जितनी इन्फिनिट तक पावर ले जाएं सारे, तो उसका आंसर 1 ही होगा। n नॉट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 2 की पावर n नॉट ही आएगा, 2 की पावर n आ गया। तो बच्चों वैसे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लेफ्ट है, पार्टिकल्स लेफ्ट, वो इज इक्वल टू होता है n नॉट ओवर 2 पावर n। अच्छा बच्चों, जनरली स्पीकिंग फर्ज करो एक पार्टिकल है, एक एलिमेंट है, जैसे हम ले लेते हैं कोई भी ए एलिमेंट है, वो हर 2 मिनट बाद जो है 2 मिनट बाद वो आधा हो जाता है। तो इसका मतलब वो उसकी हाफ लाइफ क्या हुई 2 मिनट्स में। जनरली एक यहाँ ऐसा ही एक, जैसे फर्ज करो हाफ लाइफ हुई 2 मिनट्स, एग्जाम्पल देता हूं, और हमारे पास 20 मिनट बाद चेक करें कि कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है। टोटल टाइम हमारे पास जो गुजरा है वो 20 मिनट्स गुजरा है। अब आप मुझे बताएं कितनी हाफ लाइफ गुजरी होंगी। सो आपको ये बात पता है, अगर हर 2 मिनट बाद एटम आधा हो रहा है तो अगले 2 मिनट बाद मजीद आधा हो जाएगा, 4 मिनट। 2 हाफ लाइफ में 4 मिनट हुआ, तीसरी हाफ लाइफ में फिर 6 मिनट गुजर जाएंगे, चौथी हाफ लाइफ में 8 मिनट, पांचवी में 10, और मजीद 5 और कर लें, 10 और मिनट कर लें तो 20। यानी इसका मतलब है 10 हाफ लाइफ के बाद हमारे 10 हाफ लाइफ इसकी बनती है। यानी हमारे पास ये एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं वो एक्चुअली टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल हाफ लाइफ जो है उसके इक्वल होता है। यानी अगर हम 20 को ऊपर रख लें, ये देखें, और 2 को नीचे, तो हमें पता चल जाता है कि उस खास एलिमेंट में 10 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। 10 हाफ लाइफ 20 मिनट के अंदर। अगर तो हाफ लाइफ हमारे पास 2 मिनट है, यानी 2 मिनट में वो एटम क्या हो रहा है, हमारे पास एटम्स की तादाद हमारे पास आधी होती जा रही है। सो अगर मैं इसी रूल को उठाकर यहां ले जाऊं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये हो सकता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, कि कितनी हाफ लाइफ हमारे पास गुजर गई है। तो टोटल टाइम कितना हमारे पास डेल्टा टी, और हाफ लाइफ होता है t 1/2। ये मैं पहले ही आपको बता चुका था। अब अगर बच्चों इस वैल्यू को उठाएं और इसमें डाल दें, इसके अंदर
ये देखें ये क्या है, व्हाट इज n, ये हमारे पास है n नॉट, ये हमारे पास है 2 और 2 की पावर क्या हो जाएगी डेल्टा t बाय t 1/2। सो बच्चों आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट अगर फाइंड आउट करने हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी हमारे पास बन सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब बनेगा हमारे पास जब हमारे पास हाफ लाइफ दी हो और साथ ही ये बताया हो कि टोटल टाइम हमारा कितना गुजर चुका है उस एटम के लिए, तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बता दिया हो कि इतनी हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बताया हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये होगा। सो ये जो था ना ये इसके लिए नहीं था, मतलब दिस डजंट बिलोंग टू दिस वन, क्योंकि ये 2 मिनट नहीं होती इसकी हाफ लाइफ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने जो है सारे का सारा आपको बताया था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी हाफ लाइफ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप लोग वैसे ही जानते होंगे कि क्या चीज है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। फर्ज करें आपके फिजिक्स के टीचर आपके पास आते हैं, कहते हैं जी आज आपके लिए एक एक्टिविटी है, देखते हैं कितने मार्क्स आप लेते हैं। तो आप में से एक स्टूडेंट जो है वो 50 मार्क्स की एक्टिविटी में 30 मार्क्स लेते हैं, तो वो कहते हैं टीचर आपके कि आपकी एक्टिविटी 30/50 थी। तो एक स्टूडेंट अगर 40 मार्क्स लेते हैं तो वो कहते हैं आपको कि आपकी एक्टिविटी 40/50 थी। अगर एक स्टूडेंट 50/50 लेते हैं, 50 में से 50, तो उनकी एक्टिविटी 50/50 होगी। यहां भी एक्टिविटी बिल्कुल इसी तरीके से है। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिसइंटीग्रेशन इन अ यूनिट टाइम। एक वक्त में कितनी आपकी डिसइंटीग्रेशन हुई है, यानी अगर फर्ज करें हमारे पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी डिसइंटीग्रेशन यानी कितने एटम्स डिके हो गए, ऑब्वियसली हमारे पास रह जाएंगे, वो भी n की वैल्यू में ही दिए जाएंगे। यानी टोटल एटम्स इन अ यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी कहा जाता है। यानी इसमें हमारे पास जो डेल्टा एन है वो डिकेड एटम्स है, कितने डिके हुए एक खास टाइम में, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। 1 सेकंड में कितने डिके हुए। याद रखें डिकेइंग प्रोसेस जो है वो आमतौर पे डिपेंड करता है कि आपके पास ओरिजिनल कितने एटम्स थे। अगर ओरिजिनल एटम ज्यादा है तो एक्टिविटी फास्ट होती है, अगर ओरिजिनल एटम कम है तो एक्टिविटी हमारे पास स्लो हो जाएगी। आप खुद यहां देखें कि हाफ लाइफ फर्ज करो इसकी 2 मिनट थी, एग्जांपल 2 मिनट थी, ये देखें पहले 2 मिनट में 50 डिके हो गए, लेकिन अगले 2 मिनट में सिर्फ 25 डिके हो गए। यानी जैसे ही एटमों की तादाद कम हो जाती है डिकेइंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है हमारे पास। यानी अगर मेरे पास 10 फर्ज करो मेरे पास 10,024 एटम है, तो मेरे उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास 512 हो जाएंगे, यानी 512 डिके हो गए, 512 बाकी बच गए। लेकिन अगले सेकंड में 512 का आधा 256 रह जाएंगे, 256। यानी जब 1024 एटम से तो एक्टिविटी तेज थी। आप देखें कि 512 डिके हो गए, लेकिन जब 512 रह गए तो डिकेइंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, 256 हुए सिर्फ। जब 256 रह गए हमारे पास तो और डिकेइंग प्रोसेस स्लो हो गया, 128 रह गए। सो अगर मैं ये कहूं, वैसे ये आपकी बुक में ऐसा नहीं, लेकिन जनरली समझाने के लिए कि ये जो एक्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट, जो ऑलरेडी एलिमेंट्स हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास मौजूद थे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस बात में किसी किस्म की जो है वो आप समझे मुबालगराई नहीं होगी, बिल्कुल वैसा ही है कि एक्टिविटी का प्रोसेस होता है नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है एक्टिविटी ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स कम है एक्टिविटी कम है। ये माइनस का साइन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो कम होते हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। यानी आप 1024 के बाद माइनस करेंगे तो तब जाके 512 आएंगे, नेगेटिव का साइन इसलिए लगा हुआ है। सो अगर बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाए तो इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। यहां कांस्टेंट है लैम्डा, वो लगता होता है। ये आप अगर बेशक ना भी समझे तो कोई इशू नहीं, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। लैम्डा जो हमारे पास है इसको डिके कांस्टेंट भी कहा जाता है, डिके कांस्टेंट। ये
डिके कांस्टेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट जो हमारे पास थे। सो बच्चों ये जो चीज है ये दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी कहते होते हैं एक्चुअली। एक्टिविटी जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया, यानी टोटल डिसइंटीग्रेशन या टोटल डिकेइंग पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी डिसइंटीग्रेशन हुई, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी कहा जाता है। इसकी आमतौर पे जो यूनिट होती है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। लेकिन ऑब्वियसली हम एक महान साइंटिस्ट को कैसे भूल सकते हैं जिनकी वजह से आप समझ लें कि रेडियो एक्टिविटी को बड़े अच्छे तरीके से समझा गया था। उसका महान इंसान का नाम था हेनरी बिकोइरल। हेनरी बिकोइरल, हेनरी बिकोइरल, ठीक है, उनके नाम से एक्टिविटी की यूनिट रखी गई थी जो कि थी एक्टिविटी की यूनिट थी बिकोइरल, BQ से जाहिर किया जाता है बिकोइरल। ये एक छोटी यूनिट है स्टूडेंट्स, इसकी बड़ी यूनिट्स भी हमारे पास होती हैं और इसकी बड़ी यूनिट में एक सबसे बड़ी यूनिट है क्यूरे, वो इन्हीं की स्टूडेंट थी बिकोइरल की स्टूडेंट। उनका नाम था मैरे क्यूरे और उनके हस्बैंड थे पीरे क्यूरे। उनके नाम से उनकी यूनिट जो है वो क्यूरे रखी गई थी, CI, ये बड़ी यूनिट है हमारे पास, ठीक है, ये बड़ी यूनिट है CI, क्यूरे। एक बात याद रखें, बिकोइरल जो कि छोटी यूनिट है तो आप बड़ी यूनिट किलो बिकोइरल भी यूज कर सकते हैं, किलो बिकोइरल भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा 10 की पावर 3 बिकोइरल। और इसका मेगा बिकोइरल भी होता है 10 की पावर 6 बिकोइरल। लेकिन अगर बच्चों एक्टिविटी हमारे पास यानी 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 तक पहुंच जाए, एक्टिविटी बिकोइरल तक पहुंच जाए, तो इसको 1 क्यूरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 क्यूरे, यानी एक क्यूरे हमारे पास 3.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 बिकोइरल के इक्वल होगा। और ये क्यूरे की यूनिट एक्चुअली 1 ग्राम ऑफ रेडियम से ली गई है। किससे? 1 ग्राम ऑफ रेडियम से, और रेडियम से ली गई है। ये मैरे क्यूरे का डिस्कवर्ड करता हुआ पार्टिकल था। मैरे क्यूरे ने बड़ा काम किया था रेडियम पे और इनको इस बात पे नोबेल प्राइज भी मिला था मैरे क्यूरे को। तो उन्होंने ये नोट किया था कि 1 ग्राम ऑफ रेडियम, 1 ग्राम ऑफ रेडियम की जो एक्टिविटी होती है वो 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 10 बिकोइरल के इक्वल होती है। तो तब से इतने बिकोइरल को एक क्यूरे का नाम दिया गया, क्योंकि एक्टिविटी की आमतौर पे जो यूनिट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, ये छोटी बिकोइरल आप नहीं लगा सकते। सो ये हमारे पास बच्चों जो है ये सारे का सारा इसका है। सो आपके पास यानी इसकी 2 यूनिट्स एक्टिविटी की आई, एक हमारे पास बिकोइरल आ गई, एक क्यूरे आ गई। बिकोइरल छोटी यूनिट है, क्यूरे बहुत बड़ी यूनिट है, यानी 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 10। बिकोइरल जो है हमारे पास 1 क्यूरे के इक्वल होगा, व्हिच इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम पार्टिकल, रेडियम पार्टिकल जिसका एटॉमिक मास नंबर 22688 होता है हमारे पास रेडियम। ये मैरे क्यूरे साहिबा ने इसको जो है इस पे काम किया था। आई होप स्टूडेंट्स आप एक्टिविटी के हवाले से भी समझ के होंगे। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिव डेटिंग पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग पर। हम आते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अक्सर औकात सुना होगा कि एक लाश बरामद हुई है जो कि नियरली कोई इतने 1000 साल पुरानी है, ठीक है। अभी रिसेंटली बल्कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी अबाउट एक इटालियन एक बंदा था जिसका नाम था ऑट जी। ये ऑस्ट्रिया और इटली की बॉर्डर के बीच में था। एक स्नो वाले यानी आइस वाले पहाड़ के अंदर वो मरा हुआ पड़ा था। और जब इसका कार्बन डेटिंग की, ये मैं आपको बताऊंगा कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो पता चला ये 3350 BC यानी कबले मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी इतने साल पहले। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अभी तक 2025 साल गुजर चुके। सो अगर इसमें ऐड कर दिए जाए तो ये नियरली 5300 यानी 5375 ईयर्स गुजर चुके हैं इसको मरे हुए।
यानी ये इतनी पुरानी लाश मिली, और बल्कि जब उसको देखा गया तो ये भी पता चला ये मरा कैसे था, इसके अंदर एक तीर भी खुबा हुआ था, उसके बाद भी अंदाजा हुआ। फिर इसने खाना क्या खाया था लास्ट टाइम वो भी पता चला। बर्फ में रहने की वजह से वो डिकम्पोज नहीं हुई, जब वो बच गई, और उसके बारे में अच्छी खासी स्टडी हो गई। इस तरह बहुत सारी स्टडीज मिलती हैं, हमारे साइंटिस्ट आर्कोलॉजिस्ट ये स्टडीज करते रहते हैं, जैसे डायनासोर की मौजूदगी के बारे में, इस तरह बहुत सारी मम्मीज जो मिली उनके बारे में। तो हम हैरान होते हैं यार इनको कैसे पता चल जाता है, ये इतने हजार साल पुरानी ये लाश जो है दुनिया में जो मौजूद थी, और आज वो लाश की सूरत में मौजूद है, वो डिकम्पोज क्यों नहीं हुई। आज की लाशें जो डिकम्पोज जाती हैं वो तो हमें नहीं मिलती उनके सैंपल्स। सो बच्चों, बचने की रीजन तो इसकी मैंने बता दी थी, ये पहाड़ में था, बर्फ में था, और बाद में इसकी कार्बन डेटिंग से अंदाजा हुआ। ये कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या चीज है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी भी एटम की हाफ लाइफ से अंदाजा लगाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये कितने साल पुराना है। ठीक है, मैं बिफोर आई टेक यू टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा एक बात बताऊं। देखो बच्चों, हमारी इस माहौल में ना कार्बन 12 की बहुतात है। ये जो कार्बन 12 है ना, 12 ये हमारे माहौल में नियरली 98.11% है ये, और कार्बन 13 नंबर 2 पे हमारे पास है जो कि 1.1 आई एम सॉरी ये 89% है, और ये 1.11% है हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं 100% पूरा हो जाता है। लेकिन कार्बन 14 कहां गया? तो बच्चों आप सुन के हैरान होंगे, हमारे माहौल में कार्बन 14 भी है जो कि बहुत छोटी अमाउंट में, वो 1% से भी बहुत छोटी अमाउंट में, 1% के भी ट्रिलियंस में जाती है बात, यानी ये तकरीबन 1.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -12 बनती है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ यू जस्ट take this decimal sign to the 12 steps back, you're gonna see ये तो बहुत सारे जीरोस आ गए हमारे पास। तो यानी बहुत कम अमाउंट में कार्बन 14 हमारे पास होती है। अब कार्बन 14 का वैसे जनरली कैसे हमारे माहौल में नाइट्रोजन की मिकदार है, नाइट्रोजन 7 ये बिल्कुल कार्बन 14 के साथ साथ वाला है। जब हमारे डीप स्पेस में कार्बन 14 सॉरी नाइट्रोजन 14 के साथ एक न्यूट्रॉन हिट करता है, क्या करता है? हिट, यानी हमारे माहौल में न्यूट्रॉन भी है और कार्बन सॉरी नाइट्रोजन 14 भी है। जब ये उसके साथ हिट करता है तो ये क्या करता है? ये उसके न्यूक्लियस में जाकर ना उसके प्रोटॉन को उठा के बाहर फेंक देता है। तो नतीजा ये नाइट्रोजन फिर बाकी नहीं रहा, क्योंकि जब इसमें से एक प्रोटॉन हमारे पास निकल गया, और जब स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि जब न्यूट्रॉन आप उसमें से बाहर निकाल दें, न्यूट्रॉन जब हिट करेगा प्रोटॉन बाहर निकल जाए तो ये बाकी बच जाता है कार्बन 14। ठीक है, ये कैसे रह गया? देखिए आप, इसके अंदर 7 प्रोटॉन थे और 7 ही न्यूट्रॉन थे। जब एक न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा और क्या कहते हैं उसको प्रोटॉन को उठा के उसने बाहर कर दिया, ये निकाल दिया, तो असूलन हमारे पास जो है वो प्रोटॉन की तादाद एक बढ़ जानी चाहिए, जैसे यहाँ सॉरी न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ बढ़ जानी चाहिए। यहाँ 7 अगर न्यूट्रॉन थे, ये एक ऐड होने से 8 न्यूट्रॉन हो गए, तो ये 8 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं। 14 में 6 माइनस करें तो 8, और चूंकि प्रोटॉन एक निकल चुका है तो प्रोटॉन के निकलने से 7 की बजाय 6 प्रोटॉन हमारे रह जाएंगे। और आप देखें एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अगर एक न्यूट्रॉन ऐड हुआ है तो एक प्रोटॉन गायब भी हुआ है, तो टोटल वही 14 ही हमारा एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास कहते होते हैं टोटल न्यूक्लियॉन्स को, कि कितने हमारे न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं। सो ये अब फर्दर मोर ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ हमारे माहौल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता है। अब ये CO2 जो गैस है ये पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब पौधे इसको ले लेते हैं तो उनके अंदर भी ये कार्बन की ट्रेसिंग आ जाती है, कार्बन 14 की, और वही पौधे जानवर खा जाते हैं तो जानवरों के अंदर भी कार्बन 14 आ जाता है। हम भी ऑब्वियसली बहुत सारी फूड जो हम फाइबर वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो खाते हैं। अगर वेजिटेबल्स ना भी खाएं, हम अगर गोश्तखोर भी हों फर्ज करें, तो बावजूद इसके हमारे अंदर कार्बन 14 आई थी, क्योंकि हम उन एनिमल्स को खाते हैं जो खुद एक्चुअली जिनके अंदर ट्रेसेस होते हैं कार्बन के। सो आपके अंदर कार्बन के ट्रेसेस आ गए। अब जब ये
वो जानदार मर जाता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो उसके मरने के बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाफ लाइफ जो कार्बन की होती है वो 5730 ईयर्स होती है। एक बात याद रखें, हर एक की अपनी अपनी हाफ लाइफ होती है, यानी कार्बन 14 5730 साल बाद आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये 5730 साल बाद जब आधा हो जाएगा तो उसको डिटेक्टर से मैयर करके वो नोट कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो बॉडी हमें मिली, जैसे ये ऑडजी मिला था, तो इसके अंदर कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है एक ही हाफ लाइफ गुजरी होगी, क्योंकि 5730 साल, ये 5775 ईयर्स, नियरली यही बनती है, तो नियरली 1 हाफ लाइफ गुजरी होगी। तो वो पता चल चुका होता है कि इसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है ये बॉडी कितने साल पुरानी है। यानी इस चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डेटिंग सिर्फ कार्बन तक ही मुनहसर नहीं है, बहुत सारे हमें पुराने, जैसे हमारे पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में बहुत सारे ऐसे ऐसे पत्थर मिलते हैं जो बड़े बड़े पुराने हैं, तो उनमें खास किस्म के जो एटम्स होते हैं उनकी रेडिएशन और उनकी हाफ लाइफ से ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितने साल वो पुराने पत्थर इस कुरे अर्ज में या उस पर्टिकुलर जगह पर हमारे पास मौजूद है। फर्दरमोर बहुत सारे पार्टिकल से भी ये अंदाजा लगाया गया कि ये जमीन कितनी पुरानी है, जमीन में ऑब्जेक्ट्स कितने पुराने हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक यूरेनियम 238 है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी हाफ लाइफ होती है 4.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ईयर्स, एंड विच इज वेरी हाई, जो कि बहुत ही हाई है। यानी इसका मतलब हुआ कि यूरेनियम U-238 हमारे इस जमीन पर इतना अरसा पुराना है, तो हम जमीन की भी पूरी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एटम्स कितने पुराने हमारी जमीन पर मौजूद हैं, और जमीन की एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। सो बहुत सारी एजेस का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम 238 इतने साल बाद आधा हो जाता है, यानी हाफ हो जाता है हमारे पास। तो आई होप स्टूडेंट्स, एक बड़ा लेक्चर था, लेकिन इसमें मैंने तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में लाजमी बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।